हेलो। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें लोगों का ये मानना है कि इसे याद करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे समझना होता है। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। तो इंडियन हिस्ट्री को अगर देखिए आप, तो इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, और दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री है, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमारी कुछ मतलब अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे प्री हिस्ट्री में कोई हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं था, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही केवल था। जैसे स्टोन एज प्री हिस्ट्री में आ जाता है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस तो था, बट हम डेसिफर उसे नहीं कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है। और वैदिक एज एंड ऑनवर्ड्स हमारे पास रिटन एविडेंस मिलेगा इस अलॉन्ग विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो उसे हिस्टोरिकल एज भी बोलते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, वैदिक एज उसके बाद आ जाएगा, फिर महाजनपद पीरियड, फिर एज ऑफ मौर्य, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एज। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में देखें तो अर्ली मिडाइवल पीरियड, फिर दिल्ली सल्तनत, देन आफ्टर बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर, देन मुगल एम्पायर, देन राइज ऑफ मराठा। एंड फिर अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखें तो इंडिया इन 18th सेंचुरी, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, इंडियन रिस्पांस टू ब्रिटिश रूल, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में भी हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का मॉडरेट फेज। इसमें हम 3 फेजेस देखेंगे। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज। तो ये हिस्ट्री की एक आउटलाइन है, जिसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री में स्टोन एज आता है, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। लिथिक मीन्स होता है स्टोन, पैलियो मीन्स ओल्ड, सो ओल्ड स्टोन एज। देन मेजोलिथिक 20 का है, नियोलिथिक नया है, मतलब जो सबसे बाद में आया। मुझे क्या होगा, स्टोन टूल्स के आधार पे इसे डिवाइड किया गया है। स्टोन टूल्स क्या होंगे, रिफाइन होते जाते हैं, पैलियोलिथिक टू मेजोलिथिक टू नियोलिथिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये फर्स्ट अर्बन कल्चर साउथ एशिया में है, और ये प्रोटो अर्बन जहाँ से अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है, अर्ली हड़प्पन फेज भी कह सकते हैं, एंड देन मैच्योर अर्बन फेज, और फिर लेट हड़प्पन फेज। तो आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री हिस्ट्री मीन्स स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज अगर आप देखें तो स्टोन एज के डायमेंशंस जो हम लोग देखेंगे वो है क्लाइमेट, ह्यूमन इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, सब्सिस्टेंस मीन्स फूड किस तरह से वो लोग गैदर करते हैं, एंड सेटलमेंट एंड ड्वेलिंग पैटर्न, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे स्टोन एज प्री हिस्ट्री की स्टडी करते समय, ठीक है। तो आइए लेट्स बिगिन प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को अगर आप देखें तो एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट, एन ऑफिसर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
ओके। ये अपनी सर्वे की ड्यूटी कर रहे थे पल्लावरम नामक प्लेस में, जो मॉडर्न चेन्नई तमिलनाडु में है, वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो इनको वहाँ पे हैंड एक्स मिला, जो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल था जिसको इन्होंने डिस्कवर किया। ध्यान रहे ये फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल है, फर्स्ट प्री हिस्टोरिकल टूल नहीं है, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल है। तो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल। क्वेश्चन हमने लिख दिया कि जो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो हैंड एक्स जो मिला था वो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल नहीं था। 1856 में, 1863 से भी पहले 1856 में ला मुसेरियर, a railway engineer, has found a small jet arrowhead near Nagrahi village in central India। तो वो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल था, वो जो है फर्स्ट प्री हिस्टोरिक टूल था। अब इंडियन स्टोन एज को कैसे डिवाइड किया गया है? 3 एज सिस्टम की आइडिया लाई गई। एक डैनिश स्कॉलर थे पी सूम एंड क्रिश्चियन थॉमसन, या थॉमसन भी इसे बोलते हैं, उनके द्वारा 3 एज सिस्टम लाया गया। मीन्स पहला एज सिस्टम एज ऑफ स्टोन टूल्स और स्टोन एज, दूसरा क्या होगा ब्रॉन्ज एज होगा, और तीसरा आयरन एज होगा। तो 3 एज सिस्टम इज गिवन बाय थॉमसन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अब हमें ये पता चल गया कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम विद इन स्टोन एज क्या क्या चेंजेज हुए उसको आइडेंटिफाई करें। तो 1863 में जॉन लोबॉक ने स्टोन एज को पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया। फिर एडवर्ड ने सजेस्ट किया कि पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। एंड बीच में जो आया मेजोलिथिक, वो रिलेटिवली न्यूअर है, वर्ड रीसेंट है। तो इस तरह से पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और पैलियोलिथिक भी लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड कर दिया गया। इंडियन स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स एंड सब्सिस्टेंस बेस। पैलियोलिथिक कल्चर, 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो पैलियोलिथिक कल्चर है वो प्लीस्टोसीन जियोलॉजिकल एरा में, और मेजोलिथिक और नियोलिथिक जो कल्चर है रेस्ट 2 वो होलोसीन एरा का पार्ट है। ठीक है, अब हम टर्मिनोलॉजी, जियोलॉजिकल एज एक कॉलम में लेंगे, टर्मिनोलॉजी दूसरे कॉलम में, जियोलॉजिकल एज तीसरे कॉलम में, टूल्स टाइप्स, और चौथे कॉलम में मेन सब्सिस्टेंस बेस देखेंगे कि फूड पैटर्न क्या था उन लोगों का। लोअर पैलियोलिथिक एज में देखें तो ये लोअर प्लीस्टोसीन है। पैलियोलिथिक किस में है? प्लीस्टोसीन जियोलॉजिकल एज में है, लोअर प्लीस्टोसीन। और टूल टाइप्स पेबल एंड कोर टूल्स हैं, जैसे हैंड एक्सेस हो गए, क्लेवर्स हो गए, चॉपिंग टूल्स हो गए, ये सब। क्लेवर्स क्या होते हैं? ब्रॉड एंड स्ट्रेट कटिंग एज होती है। ओके, एंड इनका जो मेन सब्सिस्टेंस पैटर्न था वो क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग, हंट करते थे और फूड गैदर भी करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में मीन्स इसका जियोलॉजिकल एज मिडिल प्लीस्टोसीन, और जो टूल्स थे वो फ्लेक टाइप टूल्स थे, इसमें पॉइंट, बोरर और स्क्रैपर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग दोज मेड एंड बाय प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक्स सच एज लेवाइस टेक्निक। ओके, तो ये जो चॉपिंग टूल किसे बोलते हैं यहाँ पे? जो लोअर पैलियोलिथिक में था चॉपिंग टूल में, उसकी एज जो है वो बैबी कटिंग एज होती है, ऐसे बैबी कटिंग एज, राइट। तो इनका भी जो सब्सिस्टेंस बेस था मिडिल पैलियोलिथिक एज वालों का, इनका भी हंटिंग एंड गैदरिंग था। अपर पैलियोलिथिक में जाएंगे तो अपर प्लीस्टोसीन एज से रिलेटेड है, और इसमें ब्लेड टूल्स बनाए गए थे मेड ऑन फ्लैक्स, एग्जाम्पल पैरेलल साइड ब्लेड्स एंड बरेंस। हंटिंग एंड गैदरिंग इसमें भी सब्सिस्टेंस पैटर्न था। मेजोलिथिक एज में जाएंगे, अब मेजोलिथिक और नियोलिथिक दोनों में क्या है? होलोसीन जियोलॉजिकल टाइम है।
तो होलोसीन पीरियड में माइक्रोलिथ्स आ गया था, मेसोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग फिशिंग भी आ गया इसमें, और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया। एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो प्रूफ मिला है वो आदमगढ़ एमपी में और बागोर राजस्थान में, 2 प्लेसेस से मिला हुआ है, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नियोलिथिक होलोसीन पीरियड, और इसमें सेल्स जो ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंड एक्सेस होते थे नियोलिथिक एज में। और नियोलिथिक एज में सबसे महत्वपूर्ण बात है फूड प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। तो पहले एनिमल बेस्ड तो फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था मेसोलिथिक में, बट नियोलिथिक में नॉट ओनली एनिमल बेस्ड बट प्लांट डोमेस्टिकेशन हैज़ आल्सो स्टार्टेड। आप एनिमल का तो आपने देख लिया कहाँ, आदमगढ़ और बाजोर में मेसोलिथिक एज में मिला था, बट प्लांट डोमेस्टिकेशन का आप देखो तो मतलब प्लांट डोमेस्टिकेशन मीन्स एग्रीकल्चर। तो इसमें कोलदीवा और मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था बलोचिस्तान रीजन, वहाँ पे मेहरगढ़ है। उस मेहरगढ़ में और कोलदीवा में एग्रीकल्चर के प्रूफ मिले हैं। तो वो नियोलिथिक विलेजेस भी इन्हें बोलते हैं। यहाँ से राइस और व्हीट का प्रूफ मिला है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, earlier evidence of agriculture in Indian subcontinent has been reported from Lahur Deva site, Lahur Deva site, लाहुरा देवा साइट भी इसे बोल सकते हो आप, इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिला है। ओके, अर्लियर क्या था, अर्लियर लोग मेहरगढ़ को बोलते थे, बट इससे भी पहले एविडेंस मिल चुका है एग्रीकल्चर का, कहाँ पे, लाहुरा देवा साइट, लाहुरा देवा साइट। ओके, अब हम आते हैं पैलियोलिथिक एज को डिस्कस करने। पैलियोलिथिक एज को अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी एक हमने ओवरव्यू दे दिया कि किस टाइप का मींस अपर पैलियोलिथिक किस जियोलॉजिकल एज से रिलेटेड है, और टूल टाइप्स कैसे थे, और मेन सब्सिस्टेंस बेस कैसे था। तो ये ओवरव्यू हो गया। थोड़ा डिटेल में डिग करते हैं कि पैलियोलिथिक एज डिटेल में इससे बात कर ली जाए तो पैलियोलिथिक एज क्या था। तो अगर पैलियोलिथिक एज की हम बात करें डिटेल में तो हम क्या क्या बात करेंगे, क्लाइमेट कैसा था, ये सब चीज़ें हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होता है 5 लाख ईयर एगो से 50,000 ईयर एगो तक आपका पैलियोलिथिक एज होता है। अब इसी में पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक आएगा, मिडिल पैलियोलिथिक आएगा और अपर पैलियोलिथिक आएगा, ठीक है। अब क्लाइमेट अगर देखें हम इसमें क्लाइमेट कैसा था, तो इपॉक जो है इसमें हम इसको मेंशन करते हैं, जो इपॉक है दैट इपॉक इज प्लीस्टोसीन इपॉक। प्लीस्टोसीन इपॉक से रिलेटेड है। अब प्लीस्टोसीन इपॉक में किस तरह से क्लाइमेट था आप देखो तो वो हार्श था, प्लस कोल्ड था, प्लस ड्राई वेदर था, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। और रफली 60% अर्थ सरफेस पोलर आइस से कवर्ड थी। कोल्ड तो पोलर आइस कवर्ड, पोलर आइस कवर्ड 60% जो लैंड थी वो किससे कवर थी, अर्थ सरफेस किससे कवर थी, आइस कवर से। और मीन सी लेवल 200 मीटर लोअर था किससे, जो प्रेजेंट में है, ठीक है। मीन सी लेवल 200 मीटर लोअर था। हैबिटेशन जो जोन था, हैबिटेबल जोन जहाँ पे रह सकते थे लोग, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन था, और लार्ज ऊली में मैमल्स रहते थे। तो अगर हम देखें हैबिटेशन जोन वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में ही लोग रहते थे। तो यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी इस समय कम थी।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने सेकंड इसमें बताया था कि हम क्या क्या बातचीत करेंगे। तो क्लाइमेट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जाए तो आप देखोगे कि लोअर पैलियोलिथिक एज में, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जाए तो लोअर पैलियोलिथिक एज में आपके पास प्राइमेट्स मीन्स एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस। देन उसके बाद होमो हैबिलस, ओके, होमो हैबिलिस। Homo means man, habilis means hand axis, means man using hand. So man using hand, Homo habilis. Then after Homo habilis, इसमें हाफ इरेक्ट हैंड होता था Homo habilis में, Homo erectus। ये ह्यूमन इवोल्यूशन है, Homo erectus। Homo means man, erectus means upright man। Homo erectus means upright man। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो होमो इरेक्टस मैन था ये सेंट्रल अफ्रीका में, ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल अफ्रीका में इमर्ज हुआ, और ये फिर वहाँ से माइग्रेट हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में, और इस तरह से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी 5 लाख ईयर्स एगो पहुंचा। ठीक है, तो हम लोग एविडेंस हम लोगों को मिलता है लोअर पैलियोलिथिक एज का। इंडिया में अगर पहला एविडेंस मिलता है तो वो मिलता है पल्लावरम से, है ना, जहाँ से हमें हैंड एक्स मिला था। ठीक, तो दैट इज़ द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल वी आर गेटिंग। और तो होमो इरेक्टस हो गया। ठीक, तो इस तरह से होमो इरेक्टस, तो ये हो गया आपका, ये इतना पोर्शन जो तैयार हुआ ये हो गया था लोअर पैलियोलिथिक एज में। प्राइमेट से होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, ये किस में हो गया था, लोअर पैलियोलिथिक एज में। तो जब हम लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं तो इसमें जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, लोअर पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक, वो हम इसको एक्सप्रेस कर दें तो प्राइमेट्स, देन प्राइमेट्स के बाद देन होमो इरेक्टस तक जाएगा, होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, एंड मिडिल पैलियोलिथिक एज में होमो इरेक्टस से होमो सैपियन आर्काइक। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, होमो इरेक्टस आ गया था, तो अब होमो इरेक्टस से मीन्स अपराइट मैन से होमो सैपियन आर्काइक, होमो सैपियन आर्काइक। आर्काइक मीन्स मतलब होता है ओल्ड, सैपियन मीन्स होता है थिंकिंग, होमो मीन्स मैन, मीन्स ओल्ड थिंकिंग मैन। तो इनका क्या, थिंकिंग वर्ड आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन साइज ज़्यादा हो गई, ब्रेन साइज अब ह्यूमन बीइंग की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ये फायर को यूज करने लगे और फूड को कुक करने लगे, किसमें, मेजोलिथिक एज में। तो यहाँ पे ये मेजोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक एज में ये फायर का भी यूज़ करने लगे, ठीक है, होमो सैपियंस आर्काइक, और
फूड को कुक करने लगे। ठीक है, फूड को कुक करने लगे। अब अपर पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? अपर पैलियोलिथिक एज में अब होमो सैपियन आर्काइक होमो सैपियन सैपियन में बदल जाता है, मतलब और ब्रेन साइज उसका बढ़ जाता है। तो अब अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक एज में, तो होमो सैपियन सैपियन में चेंज हो जाता है। तो हम इस इवोल्यूशन को एक कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ देख लेते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में देखो तो क्या चेंजेज हुए थे। लोअर पैलियोलिथिक एज में, ये पैलियोलिथिक एज में ही बता रहे हैं, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कैसे आया, पैलियोलिथिक एज में ही आ जाएगा। अब लोअर में कैसे हुआ? प्राइमेट्स से होमो हैबिलिस एंड होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, ये लोअर पैलियोलिथिक एज है। अब फिर आ जाएगा मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब रेड कलर से हम लिख रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में होमो इरेक्टस से आपका होमो सैपियन आर्काइक। होमो इरेक्टस से क्या? होमो सैपियन आर्काइक। होमो इरेक्टस से होमो सैपियन आर्काइक। और फिर अपर पैलियोलिथिक एज में होमो सैपियन आर्काइक होमो सैपियन सैपियन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ब्रेन साइज क्या होता है? बढ़ता है, और यहाँ पे ब्रेन साइज और बढ़ जाएगा। होमो सैपियन सैपियन, तो ब्रेन साइज यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाइज मैन, मॉडर्न पीरियड का वाइज मैन, तो ये सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन कौन होगा? यही होगा, वाइज मैन ऑफ मॉडर्न पीरियड। वाइज मैन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो ये लोअर पैलियोलिथिक से अपर पैलियोलिथिक तक वाइज मैन रेडी हो जाता है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज देखते हैं। तो ये चेंजेस तो ह्यूमन इवोल्यूशन में देखे। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो हमने दो चीज़ें देख ली। देखो यहाँ पे तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। जो पहली चीज़ देखी वो क्या देखा? क्लाइमेट देखा, और दूसरा ह्यूमन इवोल्यूशन देखा। अब हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं उसको देखेंगे। तो क्लाइमेट वी आर डन, ह्यूमन इवोल्यूशन वी आर डन, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और वेल एज अपर पैलियोलिथिक। नाउ वी विल स्टडी द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आप यहाँ देखिए। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हुआ वो लोअर पैलियोलिथिक में क्या था? कोर टूल्स थे। कोर टूल्स में हैंड एक्सिस, क्लेवर्स एंड चॉपिंग टूल्स, चॉपर्स थे। ठीक है, ये बहुत ही हेवी एंड क्रूड टूल्स थे। ठीक है, इनका यूज क्या होता था? ये कटिंग में यूज किए जाते थे, ट्री को कट करने में, ट्री की ब्रांचेज को कट करने में, मीट को चॉप करने में, ओके, नट्स या फ्रूट्स को ब्रेक करने में, ओके, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। और ये कोर टूल्स जो बनते थे वो क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्जाइट रॉक से बना होता था। ये मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ओके, वीकर शियर स्ट्रेंथ इसकी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ये चीज़ समझ गया। कोर टूल्स के बाद फ्लेक टूल्स आ जाता है। देखो, कोर टूल्स के बाद फ्लेक टूल्स आ जाता है। एंड उसके बाद में अगर आप देखो तो फ्लेक टूल्स से अपर पैलियोलिथिक में जाते जाते ब्लेड टूल्स आ जाता है।
तो टूल्स में जो चेंजेज होते हैं वो क्या होते हैं लोअर पैलियोलिथिक से अपर पैलियोलिथिक में। पहला आपका होता है कोर टूल्स, मीन्स हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपिंग टूल्स। कोर टूल्स, हिस्ट्री में चेंजेस की स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। कोर टूल्स, देन वी हैव फ्लेक टूल्स, देन वी हैव ब्लेड टूल्स। देखो रिफाइन होता चला गया ब्लेड टूल्स। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। अब सबसिस्टेंस पैटर्न आप देखो, यहाँ पे भी हंटिंग एंड गैदरिंग था, यहाँ पे भी हंटिंग एंड गैदरिंग है और यहाँ पे भी हंटिंग एंड गैदरिंग है। तो देयर इज़ नो मेजर चेंजेस। अब जियोग्राफिकल फुटप्रिंट्स आप देखो लोअर मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज में, तो सिंस दे आर यूजिंग स्टोन टूल्स, अब स्टोन से टूल बनाना है, उसे ब्रेक करना है, ये सब करना है, तो ये जहाँ मीन्स हार्ड रॉक होगी वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि हार्ड रॉक को हम कट कर सकते हैं और उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। और जो सॉफ्ट रॉक होगी वो जैसे ही हम थोड़ा सा हिट करेंगे वो सारे के सारे नीचे गिर के चले आएंगे, तो वो वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो प्रेफर्ड रीजन क्या होगा, हिल्स होगा, रिफ्ट वैली होगी, प्लेट्यूज होंगे, रॉकी आउटक्रॉप्स होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में होगा, और कुछ वैलीज है जैसे सोहन वैली, पोटवार प्लेट्यू, सॉल्ट रेंज, इन सब में इनका पाया जाना होगा, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन ऑफ केरला में ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहुत ही सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक को वो अगर थोड़ा सा हीट होगा तो गिर जाएगा, ओके। तो उसके लिए हार्ड रॉक चाहिए कि हिट करो और किसी भी शेप में यू कैन डू द कार्विंग, ओके, यू कैन गिव एनी शेप, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो ये लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तो ये चीज़ें हैं। सोसाइटी एंड कल्चर आप देखो तो पैलियोलिथिक पीपल लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर बेस्ड on their adaptation to their specific environment. Paleolithic people lived in shelter made of rock, branches, grass, leaves, etc. बैंड सोसाइटी, मतलब ये बैंड में रहते थे, तो नोमैडिक टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा नोमैडिक थे। मूविंग फ्राम वन प्लेस मीन्स मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिपेंडिंग ऑन द सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स दे हंट एंड प्लांट फूड दे गैदर, हंटिंग एंड गैदरिंग। मेंबर्स ऑफ ए बैंड, जो बैंड्स ग्रुप में ये चलते थे, तो मेंबर्स ऑफ द बैंड आर यूजुअली रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। थ्रो किनशिप एंड देयर डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन देयर एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग उनके बीच डिवीजन ऑफ लेबर होता था। इन मोस्ट मॉडर्न हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ मैन हंट करते थे और वोमेन क्या करती थी, गैदर करती थी फूड, ओके। सो देर आर नो इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कोई फार्मल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं था, नो फॉर्मल और परमानेंट लीडर्स थे यहाँ पे, नॉट इवन पावरफुल चीफ्स सीन इन मोर कॉम्प्लेक्स ट्राइबल सोसाइटीज़। अब थोड़ा सा हम इसकी टाइमलाइन देख लें। लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख ईयर टू 50,000 ईयर एगो, एंड मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 ईयर एगो टू 30,000 BC, अपर पैलियोलिथिक 30,000 टू 10,000 BC। और हमने आपको लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में चीज़ें बता दी थी। अब क्या हुआ, अपर पैलियोलिथिक में आप देखो, मिडिल पैलियोलिथिक में फायर, ये फूड को कुक करना जान गए, और अपर पैलियोलिथिक ऑनवर्ड्स प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बिगेंस टू इमर्ज, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग करने लग गए, ओके। कहाँ पे पेंटिंग करते थे, केप की वाल्स पे करते थे, रॉक शेल्टर में ही ये लोग रहते थे तो वहाँ पे पेंटिंग करते थे, या अदर ऑब्जेक्ट्स पे करते थे। एग्जाम्पल लो तो भीम बेकता केप्स है, पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच एक्स सेल वहाँ पे मिला है विद ज्योमेट्रिकल एचिंग और आल्सो बीन फाउंड, ओके। और इसमें पेंटिंग में जो सीन्स बनाते थे वो किसकी सीन्स होती थी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डिपिक्टेड सीन्स होती थी बर्ड्स की होती थी, एनिमल्स की होती थी, और फिर हंटिंग सीन्स वर आल्सो देयर,
और फ्यू सीन्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ जो थी उसकी भी फ्यू सीन्स मिले हैं। और लाखू दियार केव्स उत्तराखंड में, वहाँ अपर पैलियोलिथिक एज में हैंड प्रिंट्स एंड फिंगर प्रिंट्स भी मिले हैं अलॉन्ग विद ह्यूमन फिगर्स होल्डिंग हैंड्स। ओके, अब रिलीजियस बिलीफ पे आते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है उसका किसी भी एज में, लोअर अपर एंड मिडिल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज में कोई ज़्यादा बहुत ही लिमिटेड एविडेंस है रिलीजियस बिलीफ्स का। इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है, बोन से बना हुआ है। कहाँ पे? लोहंदा नाला में, बेलन वैली का ये रीजन है, विच इज़ करेंटली सेफ इन कौसाम्बी म्यूज़ियम में इसको सेफ रखा गया है। कहाँ का? लोहंदा नाला से जो मदर गॉडेस मिला है उसको कहाँ सेफ रखा गया है? कौसाम्बी म्यूज़ियम। और कुछ मिला है एविडेंस ऑफ बरियल डेड बॉडीज़ फ्रॉम बेलन वैली से ही दो चीज़ें, बेलन रीजन ऑफ बेलन वैली से लोहंदा नाला में मदर गॉडेस बोन से बना हुआ, एज वेल एज वहाँ पे बरियल भी डेड बॉडीज़ का मिला है बेलन वैली में। वो कवर्ड है रेड या आक्रे कलर श्राउड से, हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये रिचुअल बरियल है। अब हम आते हैं मेजोलिथिक एज में। अगर मेजोलिथिक एज की बात की जाए, अब बाकी के जो दो एज हैं प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन एज में आ जाएंगे। तो होलोसीन इपॉक में है। अब क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड पहले था प्लीस्टोसीन में, अब ये थोड़ा वार्मर हो जाता है पहले की अपेक्षा, और बेटर क्लाइमेट हो जाता है, ड्राई नहीं रहता। अब जो पोलर आइस कैप होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पोलर आइस कैप मेल्ट करेगी, तो वो श्रिंक करेगा, श्रिंकिंग। और सी लेवल भी जो पहले कम था वो भी राइज करेगा, क्योंकि पोलर आइस मेल्ट कर रही है। सो लीडिंग टू मोर प्रेसिपिटेशन, बारिश भी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, लेक्स एंड वेटलैंड्स क्रिएट होंगे, और इससे क्या होगा, फिश और बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, तो वार्म एंड ड्राई विंड्स जो थी वो रिप्लेस हो गई किससे? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से, क्योंकि अब ग्रासलैंड्स हो जाएगी, क्योंकि बारिश भी हो रही है और लेक्स भी है, वेटलैंड्स भी है, सब कुछ है, और क्लाइमेट बेटर हो गया है, मींस थोड़ा सा अब ड्राई नहीं है, तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हो जाएगा। मींस ग्रेजिंग एनिमल जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ग्रासलैंड्स में ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स, तो उनकी पॉपुलेशन को, उनको फूड मिलने लगेगा, तो उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। अब हम जो टूल्स यूज़ करते हैं मेजोलिथिक एज में वो माइक्रोलिथ्स होते हैं। माइक्रोलिथ्स मतलब, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, लिथ्स मतलब स्टोन टूल, तो 1 to 3 सेंटीमीटर साइज़ का होगा। अब उनका जो ये तो साइज़ हो गया, दो चीज़ें होती हैं टूल्स में, साइज़ एंड शेप। तो साइज़ तो 1 to 3 सेंटीमीटर साइज़ हो गया, और शेप क्या होगा, या तो ट्रायंगुलर होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा। तो देखो ट्रायंगुलर है अगर इस तरह से, तो इसमें एक ऐसे वुडन सॉफ्ट लगा दो, और ये रेक्टेंगुलर हो तो इसमें भी वुडन सॉफ्ट ऐसे लगा दो। ओके, तो ये क्या होगा, एरो की तरह काम करता है, या स्पेयर्स हेड की तरह काम करता है, या प्रोजेक्टाइल वेपन्स की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके शार्प एजेज होते थे, शार्प स्ट्रेट एजेज एंड पॉइंट्स। पोएट्री जो बर्तन थे वो लगभग एब्सेंट थे एट मोस्ट मेजोलिथिक साइट, बट इट अकर्स एट लांगन इन गुजरात एंड इन कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी। ओके, दो प्लेसेस को छोड़ के और कहीं नहीं था पॉटरी। अब मेजोलिथिक एज में ही हम 3 एक्सकैवेटेड साइट्स को देखेंगे डीपली। मेजोलिथिक एज में आप 3 थिंग्स याद रखिएगा। मैं मेजोलिथिक एज में एक ट्रिक देता हूँ, SMD, S से सराय नहर्राय, M से महादाहा एंड D से दमदमा। तो ये 3 प्लेसेस हैं, ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। ओके, तो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, आसपास ही सिचुएटेड हैं, तो मेजोलिथिक एज में इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। अब हम सराय नहर राय की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है बैंक ऑफ ड्राइड आक्सवो लेक, विच मार्क्स एन ओल्ड कोर्स ऑफ द गंगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मैक्रोलिथ्स मिले हैं अलॉन्ग विथ सेल्स एंड एनिमल्स बोन्स। ओके, एनिमल्स बोन्स, उसमें राइनोसोरस, सेरस और स्टैग फिश एंड टॉर्टोइस।
और इसमें मल्टीपल बरियल भी मिले हैं जो 4% की रिमेन्स को कंटेन करते हैं। माइक्रोलिथ टूल्स, एनिमल बोन्स एंड सेल वर प्लेस इन ग्रेव्स एज ग्रेव गुड्स। ग्रेव गुड्स के रूप में माइक्रोलिथ टूल्स रखा जाता था, एनिमल्स बोन्स रखे जाते थे और सेल को रखा जाता था। अब अगर हम देखें विद इन हैबिटेशन, सराय नहर राय में विद इन हैबिटेशन एरिया देयर वर 11 ह्यूमन बेरियल्स थे। 11 ह्यूमन बेरियल्स थे। ऑब्लॉन्ग पिट्स में 11 ह्यूमन बेरियल्स थे। तो उसमें 9 किसके थे? मेन के थे, 4 वोमेन एंड ए चाइल्ड। ओके। one of buried skeleton had an arrow embedded in its ribs। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरी साइड जो थी सराय नहर राय के बाद महादहा। अब महादहा साइड के बारे में अगर देखो तो आल्सो ऑन द बेसिस, ये भी ऑक्सबो लेक के बैंक्स पे है और 60 सेंटीमीटर थिक एक्यूपेशनल डिपॉजिट है एंड डिस्टिंक्ट एरिया एसोसिएटेड विद हैबिटेशन एंड बसरिंग। माइक्रोलिथ्स वर मेड ऑफ चर्ट, क्वार्ट्ज और chalcedone crystal must have been brought over fairly long distances across the river from Bindas। ये fairly long distance से आया हुआ चीज़ें भी मिली हैं यहाँ पे। okay। 28 burials मिला है of 30 individuals including 2 instances of a man and woman buried together। तो इसमें 28 बरियल्स में 30 इंडिविजुअल्स है, तो 30 कैसे हो जाएंगे? 28 में अगर एक रहे होते तो 28, बट 2 में 2 रहे हैं। ओके। तो इंक्लूडिंग 2 इंस्टेंसेज ऑफ मैन एंड वुमेन बरीड टुगेदर वर फाउंड। तो इस तरह से 28 बरियल में 30 लोग इंक्लूड हो गए। ठीक। अब इसमें ग्रेव गुड्स क्या क्या थे? माइक्रोलिथ सेल्स था, वही बर्न पीसेज ऑफ एनिमल बोन्स और बोन एरोहेड एंड रिंग्स और आकार पीसेस। बरियल का जो शेप था वो कैसा था? इलेप्टिकल था और उनका बेस क्या था? स्लोपिंग था। मेजोलिथिक पीपल ऑफ महानदा और बहुत लंबे होते थे महानदा में जो मेजोलिथिक लोग थे, और उनकी डेंटल है, दांत की जो हेल्थ होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। बट मैनी ऑफ देम सफर्ड फ्रॉम ओस्टियोआर्थराइटिस। ओके, इससे सफ़र्ड होते थे मोस्ट ऑफ द पीपल। अब हम आते हैं लास्ट जो था दमदमा। सो दमदमा में क्या है? ये भी सिचुएटेड है कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल स्ट्रीम बिलोंगिंग टू साई रिवर सिस्टम। अब इसकी जो थिकनेस थी, पहले जो थिकनेस थी वो देखो आप 60 सेंटीमीटर थिकनेस थी, अब ये मीटर में चली जाएगी और ज़्यादा थिकनेस है इसकी। थिक एक्यूपेशनल डिपॉजिट 1.5 मीटर थिक एक्यूपेशनल डिपॉजिट। तो एक्सकेवेटर्स ने डिस्कवर किया माइक्रोलिथ्स यहाँ से भी, बोन ऑब्जेक्ट्स, क्वेंस एंड मुलर्स, एनविल्स एंड हामर स्टोन्स। देयर वर 4 मल्टीपल बरियल एमंग 41 ह्यूमन बरियल। इसमें 4 मल्टीपल बरियल मिला है, जितने भी 41 ह्यूमन बरियल में से। इन वन ऑफ द ग्रेव्स एन आयरी pendant was found among the grave goods। Rock shelters excavated at Lekhakia, UP have yielded blade tools। इसमें blade tools भी मिला है and microliths। Bagay Khor is another rock shelter in same area। Following points are noticeable in this respect। 105 meter square section of Mesolithic floor was at Pashra एंड भीर भानपुर दामोदर वैली इन वेस्ट बंगाल में भी ये मिले हैं, और बागोर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेजोलिथिक साइट्स है ये। डिफरेंट हम साइट्स डिस्कस कर रहे हैं। लोकेटेड ऑन ए सैंड ड्यून्स। 3 एक्यूपेशनल लेवल्स था, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड। पीरियड फर्स्ट में मेजोलिथिक, माइक्रोलिथ्स ये सब मिला, और पीरियड सेकेंड में चैल्कोलिथिक है ना, कापर और स्टोन दोनों आ गए, और पीरियड थर्ड में आयरन। आर्ट एंड कल्चर देखें मेजोलिथिक का, तो मेजोलिथिक में क्लाइमेट तो हम सारे का डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइमेट भी की बात कर ली गई। ये होलोसीन में है और
ह्यूमन इवोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया था अपर पैलियोलिथिक एज में ही, तो मेजोलिथिक में भी कंप्लीट पर्सन आ ही गया, परफेक्ट पर्सन विथ फुल ब्रेन। तो अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे देखें तो यहाँ पे पोर्टेबल वेरी फ्यू एग्जांपल्स है जो पोर्टेबल मेजोलिथिक आर्ट का है। चर्ट कोर engraved with an interesting geometric design was found at Chandravati in Rajasthan. A few engraved bone objects has been discovered at sites such as भीमबेटका में भी मिला हुआ है। A human tooth with faint geometric marks on it was found in a jaw fragment along with some other teeth and is currently kept at Deccan College पुणे में ये मिलेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया अगर देखो तो एंड इनफैक्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड वर डिस्कवर्ड बाय ACL काले एंड असिस्टेंट सर्वेयर विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1867 to 68 एट सोहागी घाट इन कैमोर हिल्स इन द प्रेजेंट मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। अब नियोलिथिक एज की बात करें, नियोलिथिक एज एंड बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब नियोलिथिक एज में क्या होता है, फूड प्रोडक्शन बिगिन हो जाता है। तो फूड में देखो क्या क्या आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, ग्रेन आता है, मिल्क आता है, मीट आता है। तो फूड, वेजिटेबल, ग्रेन क्या होता है, ये प्लांट से आते हैं, है ना। तो डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करते हैं। और मिल्क और मीट कहाँ से आता है, ये एनिमल्स से आता है, तो जिसको हम रियर करते हैं, पालते हैं। तो एनिमल्स कम्स फ्रॉम एनिमल्स दैट आर रियर्ड, ओके। तो मेन, वोमेन, चिल्ड्रेन, ये अगर किसी सोसाइटी में ब्रॉडली लेके चलें तो या तो मेन होंगे या तो वोमेन होंगे या तो चिल्ड्रेन होंगे। उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लेसेस जहाँ पे एडिबल प्लांट मिलता है, कैसे ये फूड गैदरिंग से, हंटिंग एंड गैदरिंग से कैसे फूड प्रोड्यूस करने लगे। तो इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एडिबल प्लांट्स जहाँ पे मिलता है, कैसे सीड्स ब्रोक ऑफ होता है स्टॉक से, और जब वो ग्राउंड पे गिर जाता है तो नया प्लांट जो है वो स्प्राउट हो जाता है वहाँ पे। तो उनको ये समझ में आ गया कि सीड जो गिरती है इसी से नया प्लांट बनता है। तो इनके अंदर एक जिज्ञासा हुई और ये फिर जो है प्लांट्स की देखभाल करने लगे। देखभाल करने का मतलब उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे बर्ड्स और एनिमल्स से, जिससे वो ग्रो कर सकें और सीड्स को वो रिपेन कर सकें। तो इस तरह से जो वहाँ के लोग थे वो क्या हो गए, फार्मर बन गए, ओके। एंड यही मेन, वुमेन और चिल्ड्रेन could also attract then tame animals by leaving food for them near their shelters। फूड लीव कर दें उनके शेल्टर्स तो उनको अट्रैक्ट कर सकते थे। अगर आप देखो फर्स्ट वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग को इन्होंने अट्रैक्ट किया था। फिर क्या किया इन्होंने, रिलेटिवली जेंटल एनिमल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया जो कैंप के नियर आते थे जहाँ वो रहते थे, ओके। तो इसमें सीप हुआ, गोट को रियर करते थे, कैटल को, पिग को, ये सारे क्या रहते थे, झुंड में रहते थे, लिव इन हर्ड्स। और क्या खाते थे, मोस्ट ऑफ देम सीप, गोट, कैटल, पिग, इनमें से ज़्यादातर किसको क्या खाते थे, ग्रासेस खाते थे। तो इन एनिमल्स को ये लोग जो है वो अलग कर सके कि वाइल्ड एनिमल्स होता है और इन एनिमल्स को, ये जेंटल एनिमल्स हैं, हम इनको पाल सकते हैं, ओके। तो इनको वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से इनको प्रोटेक्ट करने लगे। तो इस तरह से जो कुछ लोग थे वो हर्डर्स बन गए, है ना। मतलब ये लोग पालने लगे एनिमल्स को। अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो प्लांट ग्रो करते हैं तो उससे व्हीट बार्ले मिलता है, और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं तो सीप, गोट हुआ तो उनसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, काऊ, बुफेलो हुआ तो मिल्क मिलता है एंड वो भी फूड है। तो डोमेस्टिकेशन इसे बोलते हैं। तो डोमेस्टिकेशन अगर करेंगे तो चाहे वो प्लांट ग्रो करें, चाहे वो एनिमल रियर करें, तो दोनों से क्या होगा, हमें फूड मिलेगा। तो डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट क्या होता है, फूड होता है। अब अगर देखें हम, अगर सीड को प्लांट किए तो सीड को प्लांट करोगे तो उसे पानी देना पड़ेगा, वाटरिंग, बीडिंग करना पड़ेगा, और ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक ग्रेन राइपेंड नहीं हो जाता है। अब जब ग्रेन राइपेंड हो गया तो उन्हें स्टोर करने के लिए
फूड के लिए स्टोर करना पड़ेगा और सीड के लिए भी, ताकि हम नए प्लांट्स जनरेट कर सकें। तो इनके लिए हमें स्टोरेज वेसल्स कुछ स्टोर करने के लिए किन बेज में से स्टोर किया जा सकता है, उस समय के लोगों को ये भी सोचना पड़ा। तो इन मैरी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, तो मिट्टी के बर्तन ये बनाना शुरू कर दिए, वूप बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड में डिगिंग करके वहाँ पे ये कुछ अनाज रखने लगे, ऐसे करने लगे। अब एनिमल को स्टोर करने का दिए तो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने की बात हो गई। स्टोरिंग एनिमल्स मीन्स रियरिंग एनिमल्स को पालना। अब एनिमल्स में क्या होता है, ये अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी सोर्स ऑफ फूड है, मीट, सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। क्या किया, साइंटिस्ट ने स्टडी किया प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स। कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स थे, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में पता करना हो, चाहे ईस्ट इंडिया में, चाहे साउथ इंडिया में। हमें बोन्स से पता कर सकते हैं, एनिमल बोन्स से हमें एनिमल्स को कौन कौन से रियर करते थे ये पता चल जाएगा। और प्लांट्स रिमेन्स कुछ होगा तो उससे, या बर्न्ट ग्रेन होगा तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सा फूड ग्रेन ये लोग पैदा करते थे, ठीक है। अब ग्रेन और बोन्स दो चीज़ें हो गई। ग्रेन किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स से रिलेटेड, और बोन्स हर्डर्स, ओके, जो एनिमल को पालते थे। तो ये और किस साइट्स पे मिला है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो व्हीट, बार्ले, सीप, गोट, कैटल, मेहरगढ़ प्रेजेंट डे किस में है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। राइस, फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स, कोल्डिवा प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। राइस कैटल हूफ मार्स ऑन क्ले सरफेस, मेहरगढ़, महागरा यूपी। व्हीट एंड लेंटिल गुफक्राल इन प्रेजेंट डे कश्मीर। व्हीट एंड लेंटिल डॉग कैटल सीप गोट बुफालो गुरजाम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ओके। व्हीट ग्रीन ग्राम बार्ले बुफालो ऑक्स चिरान बिहार। मिलेट कैटल सीप गोट पिग हालूर आंध्र प्रदेश, ओके। ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल सीप पिग ये है पय्यामपल्ली आंध्र प्रदेश में। अब हम ये स्टोन एज ख़त्म होता है, तो अब स्टोन एज के बाद हम लोग शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जहाँ पे हमें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले थे, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इंडस रिवर के आसपास थी ये सिविलाइजेशन, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हड़प्पन साइट्स की बात करें तो हड़प्पा में क्या था कि वहाँ का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर कई साइट्स पे मिला, तो सारी साइट्स को हम हड़प्पन साइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन सिटीज़ को जो डिफरेंट, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। इन सिटीज़ की स्पेशलिटी की थी, इसमें दो पार्ट में था। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ टू पार्ट्स में डिवाइड था। कुछ जैसे लोथल को छोड़कर, लोथल क्या था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो 2 पार्ट्स था, एक तो जो ईस्ट में था वो ज़्यादा बड़ा था बट लोअर हाइट में लोअर था, उसे लोअर टाउन बोलते थे। और जो वेस्ट में था वो स्मॉलर था बट हाइट में बहुत बड़ा था, उसे सिटाडल बोलते थे, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी जो बाउंड्री वाल्स होती थी, बाउंड्री वाल्स सिटाडल की, है ना, तो बाउंड्री वाल्स कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स सिटाडल में बनाए गए थे। जैसे मोहनजोदड़ो में देखो तो इस सिटाडल में ही ग्रेट बाथ मिला था, और वो किससे लाइंड था। अब इनकी बाउंड्री जो सिटाडल की थी और इन दोनों पोर्शन की थी, इनकी बाउंड्रीज़ को जो है बेक्ड ब्रिक, ओके, और जो ब्रिक्स थे उसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था, ओके। तो इस तरह से इसकी बाउंड्रीज बनी हुई थी, ओके। अब इसमें सिटाडल एरिया में ग्रेट बाथ कुछ स्पेशल बिल्डिंग बस बनाई गई थी, कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन किए गए थे उसमें, जैसे ग्रेट बाथ है तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ। तो उसमें क्या था, लाइंड विद ब्रिक्स था, कोटेड विद प्लास्टर था, और वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार था, एंड रूम्स ऑन ऑल साइड, सारे साइड्स में
जो है ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे और स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, दो साइड से सीढ़ियाँ थी जिससे नीचे जा सकते हैं और वाटर इसमें बेल से लाया जाता था और जब यूज कर लिया जाता था उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता था। तो इसमें ये कहा जाता है कि ग्रेट बाथ जो था इसमें परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। अब अदर सिटीज़ देखें तो कालीबंगन है, लोथल है, इसमें फायर अल्टर्स भी मिला है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते रहे होंगे। कुछ सिटीज़ है जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल, ये स्टोर हाउसेस भी यहाँ पे मिले हैं। अब देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो हम थोड़े जूम इन करते हैं तो आप यहाँ पे पाओगे एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पूरी एरिया में से हम हाईलाइट करें तो इस पूरी एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल रहा है। इस पूरी एरिया में इंडस वैली मतलब नॉर्थ वेस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशंस मिल रहा है। अब देखो इसमें तो यहाँ पे हड़प्पा है देखो, और ऐसे ही कालीबंगन है यहाँ पे, ठीक है, राखी गढ़ी है, अलामगीरपुर है, ठीक, और धोलावीरा है, सुरकोतड़ा है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट साइट्स जिन्हें हम इसमें मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आईबीसी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट रीजन में। अब हम हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स की बात करें तो हाउसेज जनरली क्या थे, 1 और 2 स्टोरेज हाई थे, ओके, विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता था और उसके चारों रूम बने होते थे। और मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, ज़्यादातर हाउसेज में सेपरेट बाथिंग एरिया थी। एंड सम हैड बेल टू सप्लाई वाटर, कुछ हाउसेज में बेल भी हुआ करते थे वाटर को सप्लाई करने के लिए। ड्रेन, ज़्यादातर सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन थी, ये इसका फीचर, कवर्ड ड्रेन थी, और वो स्ट्रेट लाइंस में लेट की जाती थी और हर एक ड्रेन में एक जेंटल स्लोप होता था जिससे वाटर उसके थ्रू फ्लो कर सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स, जो हाउसेज में जो ड्रेन्स होती थी उसको स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था, स्मॉलर ड्रेन को बिगर ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था। अब ड्रेन्स अगर कवर्ड है तो इंस्पेक्शन होल्स बनाने पड़ेंगे, आवर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इंस्पेक्शन होल्स प्रोवाइड किए गए ताकि उन्हें क्लीन किया जा सके, ठीक है। All these houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये सेम टाइम में प्लान किए जाते थे, हाउसेज बनाना है, ड्रेन्स भी उसके साथ साथ बनेगा और स्ट्रीट्स भी साथ साथ बनेंगे। अब अगर लाइफ देखें कि कैसा जीवन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, तो बहुत ही बिजी प्लेस था ऐसा लग रहा है, ओके। प्रोबेबली लोग सोचते हैं कि रूलर्स रहा करते होंगे जिनका काम रहता होगा प्लान करना, कंस्ट्रक्शन को ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, तो रूलर्स रहते हैं, ठीक है, और वो लोगों को भेजते रहे होंगे दूर डिस्टेंस पे कि मेटल ले आओ, प्रीसियस स्टोन्स ले आओ, अदर थिंग्स जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो लोगों को भेज के मंगवा लेते थे। और कुछ चीज़ें वो रूलर्स क्या करते थे, वो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट अपने लिए भी रखते रहे होंगे, जैसे ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर, AU एंड AG एंड ब्यूटीफुल बीड्स। स्मॉल बॉल लो और उसमें क्या करो, इस एक होल कर दो मिडिल में ताकि बीड्स बन सके, है ना। तो एक तो रूलर्स रहे होंगे, दूसरा क्या रहे होंगे जिनकी पोजीशन अच्छी रही होगी, स्क्राइब्स जो लिखते थे, राइटर्स, ओके, हु नोज़ हाउ टू राइट, तो वो सील्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। हड़प्पन सील्स मिली है तो उसमें सील्स में कुछ लिखा जाता था तो उन पर लिखते थे। इसको डेसिफर लोग नहीं कर पाए क्या लिखा है, बट वो लिखने वाले होते थे, तो स्क्राइबर्स होते थे। और तीसरे टाइप के लोग क्राफ्ट्स पर्सन रहते हैं जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ओके, ईदर इन देयर होम और एट वर्कशॉप्स, स्पेशल वर्कशॉप, ओके। एंड टेरिकट्टा टॉयज भी इन क्राफ्ट्स पर्सन द्वारा ही बनाया जाता होगा।
मिला है इसका प्रमाण। दैट मीन्स कि चिल्ड्रेन इनसे खेलते थे। जैसे ये आप देखो तो यहाँ पे टॉयज़ है, ओके, टेराकोटा टॉयज़। अब हम आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पे अगर आप ध्यान दीजिए तो आर्ट एंड कल्चर पे हम बेट्स एंड मेजर, तो बेट्स वर मेड ऑफ क्यूबिकल पीसेज ऑफ स्टोन्स। क्यूबिकल पीसेज ऑफ स्टोन्स होते थे जिन्हें हम क्या कहते थे, चार्ट्स, ओके। स्टोन्स के ही ये बेट बनाते थे। जो लोअर बेट होता था वो बाइनरी नेचर में होता था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, तो 1:2:4:8 रेशियो में होता था। और हायर बेट्स होते थे वो डेसिमल बेस में होते थे। लोथल में आइवरी सील्स मिली है, ओके, टू मेज़र लेंथ को मेजर करने के लिए आइवरी स्केल्स मिली है। आइवरी स्केल्स लेंथ को मेजर करने के मिली है। और स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है उसमें वो 1.704 मिलीमीटर का मिला है, ओके। द एक्यूरेट बेट्स एंड मेजर जो इसमें मिला है वो क्या इंडिकेट करता है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों में एडवांसमेंट हो रहा था। ग्रुप और ट्रेड और कॉमर्स में भी इस सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हो रहा था। अब सील्स कुछ मिली थी, पॉटरी एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। तो सील, पॉटरी, ज्वेलरी, ओके। तो एक प्लेस है चुन्हू दड़ो पाकिस्तान में, वहाँ पे आपको सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएगी। बीड मेकिंग उस समय मिल गई, मेटल वर्क्स और मेकिंग ऑफ सील्स, आर्टिफैक्ट्स और पॉटरी और सीड कटिंग और ए वैरायटी ऑफ स्टोन्स भी, स्टीटाइट, क्वार्ट्जाइट, ओके, एंड डिफरेंट क्रिस्टल्स आल्सो, and besides terracotta, pans and metal like copper, bronze, even gold were used। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इम्पॉर्टेंट सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स हम ये दिखाने जा रहे हैं, ये आर्ट एंड कल्चर में मिला था। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या मिला। तो शिव पशुपति, अब हम ऊपर से स्टार्ट करें तो ये है द मेल टॉर्सो, ओके, मतलब एक मेल की बॉडी मिली। तो इसमें ये रेड सैंड स्टोन से बनी हुई थी। दिस इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन से बनी हुई थी। इसमें सॉकेट लगे हुए थे, एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे है, एक सॉकेट यहाँ पे है। मतलब आर्म्स में सॉकेट थी और नेक में सॉकेट थी, ओके। तो इसमें क्या होता था, इसका क्या पर्पज़ था कि हम आर्म के सॉकेट में आर्म को अटैच कर सकते हैं और नेक के सॉकेट में नेक को अटैच कर सकते हैं, इसलिए सॉकेट इसमें मिला, ठीक है। और ये किससे मिलके बना था, रेड सैंड स्टोन का। इसे क्या बोलते हैं, द मेल टार्सो, मेल बॉडी को टार्सो बोलते थे। और यूनिकॉर्न सील, ये सील मिली है, इसमें देखो कुछ लिखा हुआ है, देखो इस तरह से। अब ये तो डेसिफर नहीं है कि पढ़ सकें कोई, तो ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट सील है, ठीक है। डिपिक्टिंग यूनिकॉर्न विच इज़ ए मैथिकल एनिमल, इसमें एक यूनिकॉर्न है, मैथिकल एनिमल है, मीन्स ए हॉर्स विद ए सिंगल हॉर्न, ओके। और क्या मिला, तो यूनिकॉर्न सील मिला, द मेल टॉर्सो मिला, यूनिकॉर्न सील मिला और द बल सील मिला। बल सील इस तरह से मिला। तो हम्प्ड बल इसमें आप देख रहे हैं, वेयर इज ए हम्प्ड बल, गुड डिपिक्शन है, सारे फीचर्स हैं एनिमल्स के, ओके। बहुत सारे सील्स मिले हैं जिसमें एनिमल डिपिक्शंस मिला है। इसका मतलब है कि इन लोगों को वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग की नॉलेज थी, तो बल सील से पता चलता है। अब ये एक प्रीस्ट किंग है, देखो आप, तो इसमें बियर्डेड मैन है, जो बियर्डेड मैन दिखाई दे रहा है आपको, है ना। एक स्टैचू है, स्टैचू को बस्ट भी बोलते हैं, एज ए फिलेट और ए रिवन हेड बैंड, इसके हेड बैंड था ऊपर, विद ए सर्कुलर इनले ऑर्नामेंट ऑन 4 आर्म आल्सो, 4 आर्म में भी, ओके। एंड सिमिलर रिवन एंड फ्लैट 4 आर्म में भी मिला। और जो है वो हेड बैंड, रिवन हेड बैंड भी with a circular inlay ornament, okay। अब
ये देखिए दो फिगर है, एक तो डांसिंग गर्ल का है और एक मदर गॉडेस का है, ठीक है। अब मदर गॉडेस को देखो तो इसका देखो तो ये टॉप का जो है ये फैन शेप्ड हेड गियर है, मदर गॉडेस फिगराइन, टेरिकोटा फिगराइन ऑफ ओमेन, टेराकोटा फिगराइन ऑफ ओमेन, ओके। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आप देखो तो ज्वेलरी भी दिख रही है, ज्वेलरी फैन शेप्ड हेड गियर, इसके फीचर्स मदर गॉडेस के। और क्या है, ये किससे बनी है, टेराकोटा फिगराइन ऑफ ओमेन। अब डांसिंग गर्ल ये भी ओमेन है, डांसिंग गर्ल ये भी ओमेन। तो डांसिंग गर्ल को देखो तो ये डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, ब्रॉन्ज की बनी हुई स्टैचू है, दिस इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज, फाउंड इन मोहनजोदाड़ो में मिला है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है आर्ट और मेटलर्जी का, ओके। सो इसमें क्या है, नेकेड गर्ल है, ये नेकेड गर्ल है, डांसिंग गर्ल जो दिख रही है नेकेड गर्ल है, और स्ट्राइकिंग ए डांसिंग पोस्चर विद वन हैंड ऑन हर हिप, इसका जो एक हैंड है वो हिप पर है, ठीक है। और अदर हैंड जो है उसका जो अदर हैंड्स है उस पर नंबर ऑफ बैंगल्स है, बहुत सारे बैंगल्स वो पहने हुए हैं, ठीक है। और वन हैंड हिप पर है, तो ये डांसिंग पोस्चर मिला है डांसिंग गर्ल का, ठीक है। आल्सो बियरिंग नेकलेस भी वियर किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, नेकेड है और वन हैंड इसका हिप पे है एंड दूसरे हैंड में बैंगल्स है और नेकलेस भी है गले में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और जो आर्म्स इसमें दिखाया गया है वो तो बहुत ही लंबा दिखाया गया है, अगर आप देखें तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं, ये तो आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या क्या देख लिया। अब हम शिव पशुपति सील, ये लास्ट है शिव पशुपति सील। तो इसमें देखो, आप देखो तो क्रॉस लेग्ड है, क्रॉस लेग किए हुए हैं, क्रॉस लेग्ड यौगिक पॉस्चर में है, और विद ए हॉर्न्ड हेड ड्रेस है इनका, और सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स हैं यहाँ पे। कौन कौन सा एनिमल्स है, एलिफेंट, बुफेलो, टाइगर, राइनोसेरस एंड एंटलोप। तो इन्हें क्या कंसीडर किया गया कि ये प्रोटो शिवा हैं, अर्ली फॉर्म ऑफ द शिवा, और पशुपति रुद्र। तो ये पशुपति सील, तो हमने क्या क्या देख लिया, पशुपति सील देख लिए, फीचर्स देख लिए इसके सारे, मदर गॉडेस डांसिंग गर्ल के फीचर देख लिए, फ्रीस्ट किंग स्टैचू देख लिया, बल सील देख लिया, यूनिकॉर्न सील देख लिया, और मेल टॉर्सो देख लिया। सो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर में आए तो एग्रीकल्चर में ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, और क्या करते थे, टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लफ, खेती करने का जो मिला, मतलब ये किसकी तरफ पॉइंट्स कर रहा है कि एग्रीकल्चर का प्रिवलेंस था। तो टेराकोटा फिगराइंस स्टैचू एंड सीज वल्स सजेस्ट दैट ऑक्सिन माइट हैव बीन यूज्ड फॉर पल्पिंग, ऑक्सिन यूज़ किया जाता हो रहा होगा पल्पिंग के लिए। प्लफ्ड फील्ड के जो प्रमाण मिले हैं एग्रीकल्चर, वो कालीबंगन में मिला है, राजस्थान में। अच्छा, आप जानते हो कि ये एरिया जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इसमें बारिश कम होती है, तो इसका मतलब इरिगेशन के कुछ सोर्स होने चाहिए, तो वो थे यूज़ ऑफ वेल रिजर्वायर्स। तो वो भी मिले हैं कहाँ पे, धोलावीरा में, गुजरात में। और इस सम ट्रेसेज ऑफ कैनाल्स भी मिली है, जैसे सुरतोगाई इन अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे कैनाल्स भी मिला है। कौन कौन से जो क्रॉप्स थे, वो बार्ले एंड व्हीट वर मेजर कल्टिवेटेड सीरियल क्रॉप्स था, ठीक है। अब फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, तो देखो, तो अब हम इनको इस कंसेप्चुलाइज करें तो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे। फार्मर्स मीन्स जो खेती करते थे, हर्डर्स मीन्स जो एनिमल्स को पालते थे। अब रेनफॉल उस एरिया में नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में कम होते हैं, आप जानते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी इरीगेशन के लिए, वाटर रिजर्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो सप्लाई कर सकें वाटर की फील्ड को। एंड खेत को जोतना भी पड़ेगा, मीन्स प्लव द फील्ड, किस लिए, क्योंकि हमें सीड प्लांट करना है, ओके, ताकि वो ग्रो होकर के व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस और राइस, सीजेम, मस्टर्ड ऑयल, इन सब में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये काम अब फिर क्या होगा कि इनको सिटी में, तो ये जो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे, ये विलेज पीपल थे, ये क्या करते थे, ये खेती करते थे, और खेती करके जो व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, जो भी सरप्लस होता था वो सिटीज़ में, जो हड़प्पन सिटीज़ थी उसमें भेज देते थे, ठीक है।
अब हर्डर्स पे आए तो हर्डर्स पे ये एनिमल रियर्ड करते थे, कैटल, सीप, गोट, और इनसे भी जो मिल्क वगैरह मिलता था वो कहाँ भेजते थे, सिटीज़ में भेजते थे। फ्रूट्स भी ये कलेक्ट करते थे, फ़िश को भी काट करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे, और सारे फूड्स को किसको, सिटीज़ में भेज देते थे। तो इसलिए सिटी के लोगों को फीड करने के लिए विलेज के लोग, फार्मर्स और हर्डर्स हेल्प करते थे। ठीक है। अब हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात में देखें, कुछ गुजरात में टाउन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो धोलावीरा है और एक तो लोथल है। तो एक तो रन ऑफ कच्छ में है, और दूसरा जो है वो गल्फ़ ऑफ कम्बात, क्लोज ऑफ गल्फ़ ऑफ कम्बात में है। अच्छा, अब जो धोलावीरा में है देखो तो वहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिलता है, सॉइल भी फर्टाइल है। अच्छा, एक स्पेशलिटी। दूसरी स्पेशलिटी धोलावीरा की क्या है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अनलाइक अदर हड़प्पन सिटीज़ जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और बाकी किसमें, 2 पार्ट में, एक तो लोअर टाउन्स और दूसरा हायर टाउन्स सिटाडल में डिवाइडेड। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सारे के सारे पार्ट्स सराउंडेड हैं मासिव स्टोन वाल से। इंट्रेंस गेट बेस है, ताकि नहीं तो कैसे किसी भी पार्ट में घुस पाओगे, तो गेट बेस होगा। और साथ ही साथ लार्ज ओपन एरियाज़ भी है, ताकि वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ हो सके। ठीक है। और जनरल हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। जो हड़प्पन राइटिंग अगर अदर सिटीज़ में देखोगे तो वहाँ पे जनरल राइटिंग आपको मिलेगी। ठीक है, सील्स पे जो भी लिख सकते थे वो लिखते थे। बट यहाँ पे धोलावीरा में क्या है, धोलावीरा एक तो एक स्पेशलिटी क्या है, ये फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। दूसरी स्पेशलिटी क्या है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अनलाइक अदर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरी स्पेशलिटी ये है कि इसमें लार्ज लेटर्स हड़प्पन स्क्रिप्ट के हैं, बड़े बड़े लेटर्स, उनको कार्व आउट किया गया वाइट स्टोन से, और उनको फिर क्या किया गया, वुड में फिट कर दिया गया, फिट किया गया वुड में, और लार्ज स्टोन से लार्ज लेटर को इन लोगों ने कार्व आउट किया है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो ये एक स्पेशलिटी हो गई। अब आते हैं दूसरा हड़प्पन टाउन्स गुजरात में ही है, लोथल। तो ये साबरमती की ट्राइब्यूटरी पे है गुजरात में, गल्फ़ ऑफ खम्बात। ओके, तो ये ऐसी जगह सिचुएटेड है लोथल, जहाँ पे रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है। रॉ मटेरियल में प्रीशियस स्टोन्स इजली अवेलेबल हो जाता है। डिफरेंट स्टोन टूल्स बनाने के लिए, सेल, मेटल से जो भी टूल्स बनना है, तो ये सारे के सारे स्टोन, सेल, मेटल आसपास मिल जाते हैं लोथल में। यहाँ पे स्टोर हाउसेज भी है, जहाँ पे सील्स और सीलिंग के प्रूफ मिले हैं। और लोथल में ही डॉक यार्ड भी मिला है, जहाँ पे शिप जाके स्टे करती थी और वहाँ पे अनलोडिंग और लोडिंग होती थी। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे। वैदिक एज यहाँ तक तो था कि हम लिटरेचर कुछ हमें स्क्रिप्ट मिला था, बट हम उसे डेसिफर नहीं कर पा रहे थे। अब वैदिक एज में हमें स्क्रिप्ट भी मिलेगी और हम उसे डेसिफर भी कर लेंगे। तो ये यहाँ से हम हिस्टोरिकल एज शुरू करेंगे। तो हिस्टोरिकल एज में हमारे पास रिटन रिसोर्सेज मिलने लगेंगे। हिस्टोरिकल एज तो हम डिफरेंट रिटन रिसोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से हिस्ट्री में हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।